हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। क्वेश्चन है पे बैक पीरियड का अर्थ तथा पे बैक पीरियड के लाभ एवं पे बैक पीरियड की हानियाँ एवं सीमाएं की व्याख्या करें। तो हम लोग देखते हैं पे बैक पीरियड का अर्थ क्या होता है। अर्थ है पूंजी खर्च का निर्णय लेने की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली एवं सरल रीति पे बैक पीरियड है। कभी कभी इसे पे आउट या पे ऑफ रीति भी कहता। विधि वार्षिक बचत और पूंजी खर्च की रकम के मध्य समय के रूप में स्थित संबंध को बताती है। अन्य शब्दों में यह रीति उस अवधि सामान्यतः वर्षों में को दर्शाती है जो वार्षिक बचत के द्वारा विनियोग की कुल लागत को पुनः वापस आने में लग सकती है। इस प्रकार इस रीति के अनुसार यह देखा जाता है कि अनुमानित वार्षिक बचत के आधार पर कितने वर्षों में पूंजी खर्च की कुल रकम प्राप्त हो जाएगी। और अधिक स्पष्ट एवं सुतथ्य होने के लिए यह कहा जा सकता है कि पे बैक पीरियड कुल विनियोग को वार्षिक बचत से भाग देने पर प्राप्त होने वाला भाजनफल है। अगर कोई मशीन 5,000 रुपये की लागत से ली जाती है और इससे प्रथम वर्ष में 1,000 रुपये की आय, दूसरे वर्ष में 2,000 रुपये की आय तथा तीसरे वर्ष में भी 2,000 रुपये की आय प्राप्त होती है, तो तीनों वर्षों के अंदर पूर्ण खर्च वापस आ सकता है। अतः पे बैक पीरियड 3 वर्ष होगा। इस व्याख्या के आधार पर पे बैक पीरियड की गणना विनियोग को वार्षिक बचत से भाग देकर की जा सकती है। सूत्र के रूप में पे बैक पीरियड इक्वल टू NI/OS और कैश आउटफ्लो बाय कैश इनफ्लो। यहाँ पर NIOS इक्वल टू ओपनिंग सेविंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। इस प्रकार पे बैक पीरियड वर्षों की कुल संख्या होती है जो बताती है कि अगर इस अवधि में कोई श्रेष्ठ वैकल्पिक योजना नहीं बनाई जाती है और लागत अनुमान सही या शुद्ध है तो इस अवधि की समाप्ति पर पूंजी खर्च को वापस पूरा किया जा सकता है। कुछ संस्थाओं में यह नीति होती है कि योजना को उसी समय कार्यान्वित किया जाएगा जब पे बैक की अवधि 1, 2, 3 या 5 वर्षों से अधिक ना हो। जिस वैकल्पिक योजना का पे बैक पीरियड अपेक्षाकृत कम होता है उसी योजना को अनुमोदित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पे बैक पीरियड के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड पूंजीगत परियोजनाओं के मूल्यांकन की पे बैक पीरियड एक सरल व सुगम तकनीक है, विशेषकर जब लाभदायकता का सुतथ्य मापन का कोई अधिक महत्व ना देना हो। अनेक प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच पड़ताल में और प्रस्तावित परियोजना के अधिक जोखिमपूर्ण होने पर यह रीति और अधिक उपयुक्त मानी जाती है। संक्षेप में इस रीति को निम्न लाभ है। पहला, इसकी गणना बहुत ही सरल है और इसको समझना व प्रयोग करना भी सहज है। दूसरा, अगर संस्था के पास रोकड़ की कमी है या भय है कि उपावधि में योजना प्रयोग से बाहर हो जाएगी तो पे बैक पीरियड से यह याद कर सकते हैं कि पूंजी विनियोग कितनी तीव्रता के साथ वापस प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, ऐसे उद्योग में जिसमें तांत्रिक व तकनीकी परिवर्तन काफ़ी हो रहा हो, पे बैक पीरियड के आधार पर ही पूंजी खर्च के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। जितना ही पे बैक पीरियड कम होगा उतना ही अप्रचलित मशीनों से उत्पन्न हानि से सुरक्षा की मात्रा अधिक होगी। चौथा लाभ, जब बचत की रकम 3 से 4 वर्षों के बाद अनिश्चित सी हो
और पूंजीगत खर्च संबंधी निर्णय प्रक्रिया में उन्हें ध्यान में ना रखना हो तो केवल पे बैक पीरियड के आधार पर ही निर्णय लेना लाभदायक होगा। पांचवा, यह रीति निश्चित ही अपरिहार्यता रीति पर सुधार है। अब हम लोग देखते हैं पे बैक पीरियड की हानियां एवं सीमाएं। यद्यपि इस विधि का प्रयोग सरल एवं महत्वपूर्ण होता है, फिर भी इसकी कुछ निजी सीमाएं भी है। इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह विधि पूंजी खर्च योजना की उत्पादकता का पर्याप्त माप नहीं है, क्योंकि यह विनियोग पर प्राप्त प्रत्यय की माप नहीं करती है। दूसरा, यह नहीं बताती है कि विनियोग के आर्थिक जीवन काल में कितनी आय कमाई जा सकती है। तीसरा, केवल कम वर्षों वाले पे बैक पीरियड के आधार पर निर्णय लेना कभी कभी अलाभकार हो सकता है। यह मशीन की आर्थिक जीवन 20 वर्ष हो सकता है और वह इस संपूर्ण जीवन काल में लाभ दे सकती है। अब अगर संस्था की नीति केवल 5 वर्ष में बैक पीरियड वाली योजनाओं को ही अनुमोदित करना है तो उक्त मशीन के संबंध में विचार नहीं किया जा सकता है। चौथा, इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि यह समय कारक टाइम फैक्टर को ध्यान में नहीं रखती है। भविष्य में विभिन्न तिथियों का प्राप्त रकमों की वर्तमान मूल्य पर कटौती करना आवश्यक माना जाता है, अन्यथा विभिन्न योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन सत्य नहीं हो सकती है। पांचवा, यह रीति उस समयावधि को ध्यान में नहीं रखती है जिसके दौरान विनियोग से आय प्राप्त होने की संभावना है। अन्य शब्दों में यह रीति ब्याज कारक को भी भुला देती है, जिससे विनियोग संबंधी निर्णय में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। छठा, यह रीति पूंजी की लागत तत्व को भी ध्यान में नहीं रखती है, जो विनियोग संबंधी ठोस निर्णय का आधार होता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।